हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फॉर्मुलास्टिक इक्वेशंस और गिब्स फ्री एनर्जी पे डेरिवेशंस की थी। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरेटिकल पोर्शन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस कैसे वेरी करती है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो इन पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज के अंदर एग्जाम में, तो वो जहाँ जहाँ पर भी होंगे हम डिस्कस करेंगे। तो हम उसको डिस्कस करते हैं वन बाई वन। तो फर्स्ट है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर हम सीधा जो है इसी की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। जो रेजिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है एरिया के। इससे कहने का मतलब क्या है रेजिस्टेंस का। तो पहले मैं तो वायर में ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो कोई भी वायर होती है वो जितनी लेंथ में लंबी होती जाएगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इसलिए हम क्या करते हैं, उसका एरिया बढ़ाते हैं, बिकॉज एरिया डिनोमिनेटर में है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का, उतना ही उसका रेजिस्टेंस कम होगा और करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। इसीलिए जो हाई पावर लाइंस होती हैं, वायर्स होती हैं, पावर जो आपके अप्लायंसेज होते हैं उनकी जो वायर है वो मोटी होती है, वो क्योंकि उसमें करंट फ्लो ज़्यादा चाहिए होता है आपको वोल्टेज मेंटेन करने का। दैट्स वाई वो वायर मोटी होती है आपकी। एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो आपका करंट ज़्यादा होगा, बिकॉज V इक्वल्स टू IR होता है। तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट आपका बढ़ेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपने पहले भी पढ़ी हैं 10th क्लास में, 9th क्लास के अंदर। अब सॉल्यूशन के अंदर बात करें तो सॉल्यूशन में भी वही बात होती है। यहाँ पर मान लो दो सेल लगा रखे हैं, एक सेल एनोड कैथोड दो लगा रखे हैं आपको। तो वही इनके बीच में कितना एरिया आ रहा है। आयनिक सॉल्यूशन है तो मान लो ये सॉल्यूशन है, मैं इसको ले लेता हूँ। इसमें जितने भी नंबर ऑफ आयन्स हैं वो किस तरह मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर एरिया में आप वायर के अंदर जब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बात करते हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में कि उस कॉन्सेंट्रेशन पर कितने आयन्स उसके अंदर मूव कर रहे हैं फ्रीली, तो वो उसका एरिया हो गया। लेंथ दो सेल के बीच में जो भी सॉल्यूशन लिखा है वो कितनी लेंथ पर है वो, और ये रेजिस्टिविटी, इन सब की हम बात करेंगे। तो पहले एनसीईआरटी के जो फर्स्ट पैराग्राफ में जो मेन बातें दे रखी हैं, तो ये कुछ टर्म्स बता रखा है इसमें। तो ये सब बेसिक चीजें आपको पता है पहले से ही। इसका सिंबल रेजिस्टेंस का R होता है, यूनिट यहाँ पे लिखी हुई है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन में सीमन क्यूब अपॉन एम्पियर स्क्वायर। तो ये आपकी जो है सब यूनिट्स बता रखी है। तो इसमें जो मेन टर्म है मैं वही डिस्कस कर लेता हूँ, रेजिस्टिविटी डिस्कस कर लेता हूँ फिलहाल यहाँ पर। तो रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन करते हैं, तो रेजिस्टिविटी डिफाइन करते हैं जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही बोलते हैं, वो ये बोलते हैं यहाँ पर कि इसका जब लेंथ इसकी 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसमें जितना रेजिस्टेंस है, ये दोनों चीज जब वन है, लेंथ मान लो कोई सॉल्यूशन है तो 1 मीटर लेंथ में और 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितने भी आयंस हैं वो जो है उस सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसको आप सिंपली ये भी बोल सकते हो कि आपको वैसे ही पता है कि जो क्यूब होता है उसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो आप सिंपली भी कह सकते हो कि 1 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसमें जितने भी नंबर ऑफ आयंस हैं उस टाइम जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो आप डिफाइन कर दो रेजिस्टिविटी, वो स्पेसिफिक टर्म हो गई कि 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितने भी आयंस प्रेजेंट है उस टाइम उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब ऑब्वियस ही बात है, ये रेजिस्टिविटी हर आयन की अपनी मोबिलिटी होती है। तो आप जैसे जैसे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो हर किसी इलेक्ट्रोलाइट में जिसके ज़्यादा मोबाइल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मोबाइल आयंस हैं, उसकी रेजिस्टेंस कम होगा, करंट फ्लो ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टिविटी जो प्रॉपर्टी होती है वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी होती है। सोडियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हो, पोटाशियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हो, पोटाशियम सल्फेट यूज़ कर रहे हो, तो जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, नेचर होता है रेजिस्टिविटी। तो ये सॉल्यूशन की नेचर डिपेंड करती है। अगर वायर है तो मेटल के नेचर पे डिपेंड करती है। बिकॉज हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हम पहले सॉल्यूशन की बात ही करेंगे, तो उसके सॉल्यूशन नेचर पे डिपेंड करती है।
जो कि पीछे आपको टेबल दे रखी है, आप उसमें देख भी सकते हो सोडियम का जो है कंडक्टिविटी, यहाँ कंडक्टिविटी दे रखी है इन्होंने, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा है इसका मतलब रेजिस्टिविटी कम है, तो ये बता रखा है यहाँ पर सोडियम का। फिर कॉपर का जो है देखो कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, सिल्वर का कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है 6.2 10 की पावर 3, तो मतलब इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है। तो रेजिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक, रेजिस्टिविटी आती है वही मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के अंदर जो आपके नंबर ऑफ आयंस है, बस वो ध्यान देना आपको। रेजिस्टिविटी को हम डिनोट किससे करते हैं? रो से डिनोट करते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और नॉर्मली पूरी बुक में जो वर्ड यूज होगा रेजिस्टिविटी वर्ड यूज होगा आपका। और इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा आपका? कंडक्टिविटी। तो आप जब इस रेजिस्टिविटी का इनवर्स करोगे तो इसे क्या बोलोगे? कंडक्टिविटी। तो अगेन वही बात होगी कि यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया और 1 मीटर लेंथ में जितना आयन कंडक्टेंस कर रहे हैं तो उस कंडक्टेंस हम कंडक्टेंस नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी बोलेंगे। और ऑब्वियसली बात हो रेजिस्टिविटी का रिवर्स ही होगा, रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ के लिए वर्ड यूज करते हैं। इसका दूसरा नाम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी होता है। तो ये दो टर्म आपको जो है यहाँ पर समझाई गई हैं आपको, जो कि बार बार यूज होगा। और इस चैप्टर में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी अगर वर्ड आ जाता है वो दिमाग में ध्यान है ही, पर ज़्यादातर एग्जाम में भी रेजिस्टिविटी वर्ड यूज करते हैं, कंडक्टिविटी वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये यूनिट बता रखी है यहाँ पर रेजिस्टिविटी का क्या है? ओम, मीटर बता रखी है, ओम इंटू मीटर। तो यूनिट्स तो जो है आप इसमें बुक में देख सकते हैं, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो हम साथ लिखते रहेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे ये टर्म एक्सप्लेन करी, रेजिस्टिविटी करी, 1/, से कंडक्टिविटी होता है जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? कप्पा से। ये स्मॉल के की तरह बनाते हैं इसको, एंड दिस इज कॉल्ड कप्पा। तो कप्पा सिंबल है कंडक्टिविटी का, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी का सिंबल कप्पा, जो कि नीचे बना रखा है आपका कप्पा। तो ये समझा रखा है। तो ये दो टर्म एक्सप्लेन करी, होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अगेन इसी पे बात कर लें हम सिंपली, फिर हम बात करें सिंपली कंडक्टेंस की। तो ऑब्वियसली बात है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। इसको डिनोट करते हैं जी से, कैपिटल जी से। रेजिस्टेंस क्या है? ये है, तो 1/ρ(L/A), ये पलट जाएगा, एरिया ऊपर, रो नीचे, लेंथ इधर, तो ये आपका कंडक्टेंस हो गया, दैट इज जी, सिंपली लिख दो। और 1/, में रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। तो मैं इसको फिर, ये 1/, में ये है, तो मैं इसको फिर जो है कप्पा एरिया अपॉन में लेंथ लिख सकता हूँ। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यही आपको बुक में जो शो कर रखा है, कप्पा एरिया अपॉन में लेंथ, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का रिवर्स कर दिया। 1/, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी होती है जिसको हम डिनोट करते हैं कप्पा से, भी जस्ट आपको पहले बताया, तो वो आपको यहाँ पर शो कर रखा है। तो ये दोनों ऐसा यूनिट जो है वो सब दे रखी है बुक में, आप वहाँ से कर सकते हैं एक्सा यूनिट्स में। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी यहाँ पर। अब इसमें जो मटेरियल की बात कर रखी है हम थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मेरे ख्याल कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 4 चीज़ें पढ़ी हमने, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड सुपर कंडक्टर्स, जो कि आजकल यूज हो रहे हैं बहुत चीज़ों में, थोड़ा डिस्कस कर लें। तो कंडक्टर तो आपको पता ही है, जो भी मेटल वायर्स होती हैं, कॉपर वायर्स हो गई आपकी, तो वो सब जो है सिल्वर वायर्स हो गई, तो वो जो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन बता रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी वेरीज विद द ग्रेट डिले डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो अगर
मेटल है तो नेचर ऑफ द मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइट है तो उनके इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर मतलब वही स्ट्रॉन्ग है या वीक है, जो भी डिस्कस करेंगे हम आगे। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द मेजरमेंट्स आर मेड। तो यहाँ पर खास बात है, टेम्परेचर और प्रेशर भी डिपेंड करता है, बिकॉज लिक्विड सॉल्यूशन पे उतना ज़्यादा प्रेशर डिपेंड नहीं करता। तो लार्जली दे डिपेंड ऑन द टेम्परेचर पे मेनली वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर पे इनका आयन, अब जैसे जो वायर होती हैं उनमें टेम्परेचर, जब वायर गर्म हो जाती है, आप खुद देखो जब वायर गर्म होती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और वहाँ पर स्पार्किंग हो जाती है, बिकॉज वो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को फर्दर फ्लो नहीं करने देता। सारे इलेक्ट्रॉन्स वहीं पर ही एक्यूमुलेट हो गए, रेजिस्टेंस उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने दे रहा, इसलिए वहाँ पर हीट जनरेट हो जाती है। तो वही रीजन है, तभी आप देखते हो जो हीटर की वायर होती है, रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, जो हीटर की वायर होती है ना, गोल 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 हीटर की वायर ऐसे रखते हैं, क्योंकि जितनी लेंथ बढ़ती है उतना रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो हीटर की वायर गोल गोल होती है, लेंथ ज्यादा हो जाती है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो जब आप हीटर चलाते हो तो फिर ये रेड कलर की हो जाती है, बिकॉज वहां पर हीट जनरेट होने लग जाती है हीटर के अंदर, और इसीलिए वहां पर तो सेम यही है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मियों में इसलिए स्पार्किंग ज़्यादा होती है आपके, तो वो समझा रहा है। बट इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट में जब आप चीज़ें गर्म करते हो तो आइंस की मोबिलिटी बढ़ता है, तो वहाँ पर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टेंस बढ़ता है, ठीक है। तो अभी ये जो इन्होंने दे रखा है ये नेचर ऑफ मटेरियल मेटल की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो हम वन बाय वन जो उसमें चीज़ें दे रखी है वो पढ़ रहे हैं। तो कंडक्टर्स का वो पता ही है, सिंपल कॉपर सिल्वर जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें ये बता रहा है कि सर्टेन नॉन मेटल भी कंडक्टेंस देते हैं, जैसे कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो इनमें भी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच पार्टिसिपेट इन दी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो सर्टेन नॉन मेटल्स भी एग्जाम में कभी आए कि नॉन मेटल्स भी कई जो होते हैं वो कंडक्टेंस आपका फ्लो करते हैं। सेकेंड है सब्सटेंस लाइक ग्लास, सिरामिक्स एटसेट्रा हैव वेरी लो कंडक्टिविटी। तो ग्लास है, ग्लास में कोई ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन आपके नहीं होते, तो वो जो बड़ी ही लो कंडक्टिविटी आपकी शो करता है, ठीक है। सिरामिक्स भी एक मटेरियल है जो कि अभी पिक्चर में आपको शो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें दे रखा है कि सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। हाँ, तो ये आपका इंसुलेटर हो गया। फिर अगला जो टॉपिक है थोड़ा सा मैं डोपिंग के बारे में यहाँ बात करता हूँ। तो सब्सटेंस जो सिलिकॉन, डॉप्ड सिलिकॉन एंड गैलियम, क्या होता है जरा समझाता हूँ मैं आपको। ये आपका फिजिक्स में भी है, डायोड्स पढ़ते हो आप, एन टाइप पी टाइप। तो हल्का सा मैं वो समझा देता हूँ आपको यहाँ पर डायोड्स के बारे में। तो क्या होते हैं डायोड्स थोड़ा बता देते हैं। सिलिकॉन है, अब इसे डोपिंग करते हैं। इसमें मान लो एक फास्फोरस दे दिया, फास्फोरस में फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है आपके फास्फोरस में, ठीक है। तो ये फास्फोरस क्या करता है, इसके इस सिलिकॉन के बीच में फास्फोरस डाल दिया, तो ये फास्फोरस क्या करता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। इसके पास ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, इन सिलिकॉन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। डोपिंग, डोपिंग मतलब प्योर सिलिकॉन था, बीच में फास्फोरस घुसा दिया। इस फास्फोरस क्या कर रहा है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है, मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, जिसका आप वर्ड यूज कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करोगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा मेटल के अंदर, तो इसके लिए हम डोपिंग वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज वर्ड। इसको हम बोलते हैं एन टाइप। ये हल्का सा टॉपिक थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पे रखा था बीच में एन टाइप। दूसरा होता है पी टाइप। इसी सिलिकॉन के अंदर क्या करते हैं, इसे बोरॉन डाल दिया बीच में। अब बोरॉन की वैलेंसी इससे कम होती है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे होल बन जाते हैं। होल मतलब वेकेंट स्पेस बन जाता है। तो इस वेकेंट स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन दूसरे वो फ्रीली आके मूव कर सकते हैं, तो तब भी मोबिलिटी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन्स की। आपका आप फ्री इलेक्ट्रॉन देके भी बढ़ा सकते हो, या इलेक्ट्रॉन को खींचकर वहां पर होल क्रिएट कर सकते हो, और ताकि दूसरे इलेक्ट्रॉन वहां पर आकर मोबाइल हो सके। तो दोनों टाइप से आप कंडक्टेंस बढ़ा सकते हो। ऐसे जब डोपिंग जब करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। जो यहाँ एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया हुआ है सेमीकंडक्टर डोपिंग,
तो मे बी डोपिंग शायद आपके लिए नया शब्द हो, फिजिक्स में है वैसे, आप पढ़ोगे इसको, ठीक है, तो वहाँ पे डिटेल के अंदर स्टडी करोगे इसकी आप। मैं जस्ट आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दिया कि वैकेंट होल बना के इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देकर वो जो है कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं। फिर आप आजकल नई टर्म आ गई सुपर कंडक्टर, और सुपर कंडक्टर भी ऐसे जो कि 150 केल्विन के ऊपर भी अच्छे से जो है कंडक्टिविटी प्रोवाइड करवाते हैं। सेरामिक मटेरियल्स हो गया, मिक्स्ड ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड, तो ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताने के लिए, तो वो एग्जाम में पूछ सकता है किसी भी। तो अब हम नीचे जो नेचर है उस पर बात कर लेते हैं अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ मेटल्स की बात कर रहा है, तो पहले मेटल्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का नेक्स्ट पेज पर है, तो हम इस यहाँ डिस्कस करते हैं। तो बता रहा है कि किसी भी मेटल के अंदर जो है जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। तो ऑब्वियस ही बात है, नेचर मतलब वही हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, आपके जितना रेगुलर पैटर्न के अंदर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे वो आराम से फ्रीली मूव करेंगे, जितना रैंडम स्ट्रक्चर के अंदर होंगे ज़्यादा टकराएंगे, आपस में एनर्जी लॉस करेंगे। तो ऑर्डर्ड जो मेटल्स स्ट्रक्चर होता है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है आपकी। तो फर्स्ट टॉपिक है द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। तो वो यही कहना चाहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपका कंडक्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। सेकंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, ऑब्वियस ही बात है, किसी में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कंडक्टेंस कम होगी, किसी में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी वैलेंस में। थर्ड टेम्परेचर, इट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, समझा ही दिया मैंने आपको कि गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो जैसे वायर का टेम्परेचर बढ़ता है, हीट होती है वायर, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कम हो जाता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये आपको डिस्कस यहाँ पर कर दी गई है। ये बात हो रही है मेटल वायर की। अब इसी में ही जो है दूसरी बात हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की, जो कि इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। तो उसमें लास्ट में आपको दे रखी है द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस। तो उसको हम सिंपली कंडक्टेंस वर्ड यूज करके ना आयनिक कंडक्टेंस बोल देते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको ये आता है कि हम आयनिक सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट वन बाय वन बात करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट है दे रखा है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर नेचर कहने का मतलब क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग है वो डालते ही सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में ब्रेक हो जाता है आयंस में। तो नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है तो वो बहुत जल्दी कंडक्टेंस देगा, वीक है तो जल्दी से कंडक्टेंस नहीं देगा। सेकंड, तो नेचर कहने का मतलब ये हो गया आपका, ठीक है। सेकंड है साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। तो नेचर की बात होगी, स्ट्रॉन्ग पता आपको डालते ही वो ब्रेक हो जाता है। तो दूसरा बात करा सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मतलब ये है कि अगर कोई आयन किसी भी सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्यूबल है तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा उसमें डिजोल्व हो गया। तो उस डिजोल्व होने मतलब क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर रहा है सॉल्वेंट के साथ, तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, उसका जो चारों तरफ स्ट्रक्चर है बढ़ जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा और वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। तो ये सॉल्वेशन कहने का मतलब है कि अगर किसी भी आयंस ज़्यादा सॉल्यूबल हो गया, किसी में अच्छे से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है, बिकॉज वो साइज बड़ा हो जाता है, जल्दी से आराम से मूव नहीं कर पाता। तो ये सॉल्वेशन कहने का मतलब है। तीसरा है द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। तो बिल्कुल तो सॉल्वेंट, तो जैसे पोलर सॉल्वेंट होते हैं, तो पोलर सॉल्वेंट में जैसे वाटर हो गया आपका, तो उसमें जो है कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है आपका। और वही सॉल्यूशन विस्कस होगा, विस्कस मतलब ज़्यादा डेंस होगा, तो उसमें मोबिलिटी कम हो जाती है आयंस की विस्कस सॉल्यूशन में, तो उसकी विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे पोलर सॉल्वेंट में कंडक्टेंस ज़्यादा होता है आपका। तो ये इससे कहना चाहता है। फिर फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कॉन्सेंट्रेशन आपने पढ़ा है कि चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों में ही डिल्यूशन करने पर कंडक्टेंस बढ़ता है, बट वीक में ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि वीक में जब डिल्यूशन करते हैं तो आयंस और ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। बट स्ट्रॉन्ग में ऑलरेडी डिसोसिएटेड फॉर्म में होते हैं, लेकिन अगर डिल्यूशन कम है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, पानी कम है, तो स्ट्रॉन्ग में भी क्या होता है, उनकी इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होती है। इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। मान लो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है और ये पास है, तो इनका अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगी। बहुत सारे सोडियम क्लोराइड हैं
तो ये आपस में अगर पास पास हैं, डिल्यूट नहीं है सॉल्यूशन, तो अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगी इनकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन बड़ी मैटर करती है। मींस इससे आपको ये पता लग गया कि डिल्यूशन करने पे स्ट्रांग हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों की ही आयनिक कंडक्टेंस बढ़ती है। स्ट्रांग में पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन उनकी अट्रैक्शन अगर ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, कहना मतलब ज़्यादा आयंस प्रेजेंट है, पास पास हैं, तो अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगी, मोबिलिटी कम होगी। तो इसीलिए डिल्यूशन पे ज़्यादा कंडक्टेंस शो करेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत मैटर करती है। फिफ्थ, टेम्परेचर, ये खास पॉइंट है। मेटल में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आपका कंडक्टेंस कम होता है, लेकिन आयनिक सॉल्यूशन में इट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो इस पर खास ध्यान देना है। आयनिक सॉल्यूशन में जब हम गर्म करते हैं तो ये पार्टिकल एनर्जी गेन कर और ज़्यादा मोबाइल वाटर में हो जाता है। ये जब आप हीट करते हो उसको, पानी में कोई भी चीज़ मिली हुई है, तो ये एनर्जी गेन करके पार्टिकल्स और मोबाइल हो जाते हैं, कंडक्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर में, यहाँ पर गर्म करने पर। तो ये फिफ्थ पॉइंट में जरा ध्यान देना, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पर उससे अलग है। तो ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन जो है, यहाँ से एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि हम सपोर्ट में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को करने के बाद। तो यहाँ तक मेन बातें आपको बता दी है, कुछ और अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं।